तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पता होनी चाहिए हमको थर्मोकेमिस्ट्री की। जैसे कि आपको थर्मोडायनेमिक्स की पता है डेफिनेशन, ऐसे ही हमको थर्मोकेमिस्ट्री की भी पता होनी चाहिए। तो थर्मोडायनेमिक्स की आपको डेफिनेशन पता होगी। थर्मोडायनेमिक्स की क्या थी कि जो फ्लो ऑफ हीट होता है, ठीक है, उसको हम थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है कि जो हीट चेंज होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में, ट्रांसफॉर्मेशन जैसे कि आपने पढ़ा था वेपोराइजेशन, सब्लिमेशन, ये सारी चीजें, तो ट्रांसफॉर्मेशन होता है हीट या एंथैल्पी में, उसको हम थर्मोकेमिस्ट्री बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deal with the heat change. Take place during the transformation एट गिवन कंडीशन। मतलब कंडीशन जो भी दी होगी आपकी, जैसे कि टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, प्रेशर कांस्टेंट रखना है, ये सारी चीजें। तो देखो डेफिनेशन जो बनती है वही द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, वहां पर भी यही थी द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द फ्लो ऑफ हीट, ये थी थर्मोडायनेमिक्स की। अब थर्मोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन होगी द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील विद द हीट चेंज टेक प्लेस ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन, कि जब कोई भी प्रोसेस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो, उसको बोलते हैं थर्मो केमिस्ट्री। ठीक है, तो देखो जो हीट मेजर करते हैं हम, वो करते हैं कैलोरीमीटर से। ये अगर वैसे तो आते नहीं हमारे यहाँ पर एमसीक्यू, लेकिन अगर आते हैं मतलब जैसे वन वर्ड क्वेश्चन 1 मार्क्स का, तब वहां पर पूछा जाता है कि हीट चेंज मेजर बाय, ये हीट चेंज हो गया यहाँ पर, हीट चेंज मेजर बाय कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर से हम ये मेजर करते हैं, जैसे टेम्परेचर है, टेम्परेचर को जो मेजर करते हैं हम वो फॉरेनहाइट में करते हैं ना, थर्मोमीटर से। तो ऐसे ही हम यहाँ पर हीट चेंज को जो मेजर करते हैं वो कैलोरीमीटर से करते हैं। अब देखो जैसे कि हमारा यहाँ पर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, रिएक्ट तो या तो हीट एब्जॉर्ब होगी या फिर हीट इवॉल्व होगी। मतलब या तो हमको हीट देनी पड़ेगी कि हमको प्रोडक्ट बनाना है रिएक्टेंट से, या फिर हीट निकलेगी जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा। तो जब हीट एब्जॉर्ब होती है वो कौन सी प्रोसेस होती है, वो होती है हमारी एंडोथर्मिक प्रोसेस। और जब हीट इवॉल्व होती है या फिर रिलीज होती है, तब होती है हमारी एक्जोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, ये हमारी आपको पता होना चाहिए इतना, मतलब ये मैं पहले भी बता चुका हूं वैसे। उसके बाद देखो, अगर हीट चेंज हमारा कांस्टेंट प्रेशर पर होता है तो उसको हम क्यूपी से डिनोट करते हैं। हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, तो हम उसको क्यूपी से डिनोट करते हैं। अगर हमारा हीट चेंज हो एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो हम उसको किससे डिनोट करेंगे, क्यूबी से।
अब देखो कोई एक रिएक्शन है, हमारी जनरल रिएक्शन है, हम लिखते हैं, ठीक है। एक हमारी जनरल रिएक्शन है कोई भी कि A प्लस बी, ये दो रिएक्टेंट है, इससे हमारा बन रहा है C प्लस डी, दो प्रोडक्ट बन रहे हैं। अब इनके कितने कितने मोल बन रहे हैं कि यहाँ पर जो हमने मोल्स लिए थे, सपोज करो N1 थे, यहाँ पर जो मोल्स लिए थे वो N2 थे, यहाँ पर जो मोल्स बने वो सपोज M1 बने और यहाँ पर M2 बने। मीन्स कि हमने कोई ए रिएक्टेंट था, उसके N1 मोल्स लिए हुए थे और उसको हमने किसी बी रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन कराया जिसके मोल्स N2 थे, तो हमने प्रोडक्ट देखा, जो हमारा प्रोडक्ट बना C उसके मोल्स M1 है और जो प्रोडक्ट बना D उसके मोल्स N2 है, ठीक है। और ये जो रिएक्शंस है वो हमारी कांस्टेंट प्रेशर पर हुई है। दिस रिएक्शन टेक प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर। तो अब यहाँ पर जो एंथैल्पी होंगी, ठीक है, ए बी सी डी की तीनों की अलग अलग होंगी, तो हमने मान लेंगे कि जो ए की एंथैल्पी है वो H1 है, जो बी की एंथैल्पी है वो H2 है या HB है, जो सी की एंथैल्पी है वो HC है और जो डी की एंथैल्पी है वो HD है, ठीक है, ये हम मान लेंगे। HA, HB, HC, HD are enthalpy of A, B, C and D respectively। मतलब एच ए जो एंथैल्पी है वो ए की होगी यहाँ पर इसकी, और एच बी जो एंथैल्पी है वो बी की होगी, एच सी जो एंथैल्पी है वो सी की होगी, एच डी जो एंथैल्पी है वो हमारी डी की होगी। अब हमको बताना है कि जो एंथैल्पी है रिएक्टेंट की वो कितनी है और जो एंथैल्पी है प्रोडक्ट की वो कितनी है। अब रिएक्टेंट की एंथैल्पी देखो, एक तो एच ए है और एक हमारी एच बी है, टोटल एंथैल्पी को हमने ऐड किया है, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि जो एच ए मतलब एच ए एंथैल्पी किसकी है, ए की, तो ए के मोल्स कितने थे उससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो हमारी टोटल एंथैल्पी निकल के आएगी, और एच बी के मोल्स कितने थे N2, तो ये इसकी टोटल एंथैल्पी होगी, ठीक है। उसके बाद एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट कितनी होगी, अब एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट कितनी होगी, देखो हमारे प्रोडक्ट कौन कौन से थे, एक सी था और एक डी था, तो सी की एंथैल्पी कितनी थी हमारी एच सी, एंड डी की एंथैल्पी कितनी थी हमारी एच टी। अब इनके मोल्स कितने थे, एच सी के मोल थे M1 और एच डी के मोल्स मतलब डी के मोल्स कितने थे M2, ये इनके मोल्स आ गए। अब हमें टोटल चेंज इन एंथैल्पी निकालना है, तो क्या होगा, तो टोटल चेंज इन एंथैल्पी मतलब चेंज कब होगा कि जब हम प्रोडक्ट के एंथैल्पी में से रिएक्टेंट के एंथैल्पी को माइनस कर देंगे, मतलब एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, इसको हमने ये नोट कर दिया, ठीक है। तब हमारी टोटल एंथैल्पी कितनी हो जाएगी, देखो चेंज इन एंथैल्पी कितनी हो जाएगी, तो चेंज इन एंथैल्पी को हमने डेल्टा एच से डिनोट कर लिया। अब एच पी प्रोडक्ट की एंथैल्पी टोटल कितनी है, वो हम उसमें से जितनी रिएक्टेंट की एंथैल्पी होगी उसको माइनस कर देंगे, तो प्रोडक्ट की एंथैल्पी हमारी M1 HC प्लस M2 HD
इसमें से हमको माइनस करना है एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, मतलब मोल्स ऑफ HA प्लस मोल्स ऑफ HB। ये जितनी भी एंथैल्पी है हम इसको माइनस कर देंगे। अब देखो हमारे पास कंडीशंस क्या बनेंगी। केस फर्स्ट, अगर हमारी एंथैल्पी प्रोडक्ट की ज्यादा है, ठीक है, और रिएक्टेंट की कम है, तो अब जब डेल्टा H जो होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। अगर हमारी एंथैल्पी प्रोडक्ट की ज्यादा है, ठीक है, डेल्टा H इज इक्वल टू HP माइनस HR। अगर HP हमारी ज्यादा है एज कंपेयर टू HR, तो मीन्स डेल्टा H की वैल्यू मतलब चेंज इन एंथैल्पी क्या होगी हमारी, पॉजिटिव। पॉजिटिव होगी, इसका मतलब ये एंडोथर्मिक होगी या एक्सोथर्मिक होगी, मतलब इसमें से हमें हीट जो है देनी पड़ेगी ना, मतलब प्रोडक्ट की ज्यादा है, तो जब इसकी एंथैल्पी पॉजिटिव है इसका मतलब ये है एंडोथर्मिक। तो इसका अब देखो, इसका अगर हम ग्राफ बनाए, ये हमारा ग्राफ है, ये यहां पर हमने इसको कोई एनर्जी दी हुई है, ठीक है, और ये हमारा रिएक्शन कोऑर्डिनेट है। अब देखो यहां से हमने एंथैल्पी स्टार्ट किया, तो यहां पर किसकी एंथैल्पी होगी, रिएक्टेंट की। अब जो हमारी एंथैल्पी है वो प्रोडक्ट की ज्यादा है, मतलब यहां पर जो है ये इससे ऊपर ही रहेगा, ठीक है। ये एंथैल्पी होगी आपके रिएक्टेंट की, ये होगी आपकी प्रोडक्ट की। ओके, ये आपका एक ग्राफ है, मीन्स आप इसको दिखाना चाहो तो इस तरीके से दिखाते हैं, वैसे यहाँ पर इस तरीके से दिखाते हैं हम इसको, ठीक है। तो ये हमारा एनर्जी है यहाँ पर, और ये यहाँ पर हमारा रिएक्शन कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ पर जो है एंथैल्पी हमारे रिएक्टेंट की है, यहाँ पर हमारे प्रोडक्ट की है, क्योंकि देखो हमारी जो प्रोडक्ट की एंथैल्पी है वो ज्यादा होगी, तो इसलिए हम उसको ऊपर की तरफ, मतलब उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, ये हमने यहाँ पर दिखा दिया है, ठीक है। देन आफ्टर दूसरी कंडीशंस क्या होगी हमारे पास, कि अगर हमारी एंथैल्पी रिएक्टेंट की ज्यादा हो एज कंपेयर टू प्रोडक्ट, देन आफ्टर हमारा जो डेल्टा H होगा वो आपका क्या होगा, निगेटिव, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, डेल्टा H इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है हमने, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो अब रिएक्टेंट की ज्यादा है, अब देखो इसकी कम है, कम वाले में से ज्यादा को माइनस करेंगे तो माइनस की वैल्यू आएगी ना, तो ये हमारा एंथैल्पी निगेटिव में आ गया। देन आफ्टर अब ये जो हो गया निगेटिव हो गया, इसका मतलब यहां से जो है एनर्जी या एंथैल्पी या हीट हमारी क्या हो रही है, वो रिलीज हो रही है, तो ये हमारी जो प्रोसेस हो जाएगी वो एक्सोथर्मिक हो जाएगी, ठीक है। अब यहां पर अगर हम रिलेशन दिखाना जाए चाहे, मतलब सॉरी ग्राफ दिखाना चाहे, तब हमारा क्या होगा, अब देखो यहां पर जो है आपकी जो रिएक्टेंट की एंथैल्पी है वो ज्यादा है ना, तो ये ज्यादा रहेगी, और प्रोडक्ट की कम है, तो ये प्रोडक्ट की हो जाएगी। हाँ, प्रोडक्ट की ज्यादा है ना, तो ये नीचे आ जाएगी, ठीक है। मतलब कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा, ये आपने रिएक्टेंट की ली और ये आपकी प्रोडक्ट की। देखो एनर्जी क्या है, देखो एनर्जी हमारी यहाँ पर या फिर एंथैल्पी जो है हमारी ऊपर को बढ़ रही है ना, ऊपर को बढ़ रही है, तो मतलब इसकी यहाँ पर रिएक्टेंट की एंथैल्पी ज्यादा थी, ठीक है, और प्रोडक्ट नीचे को एंथैल्पी मतलब यहाँ पर डिक्रीज होगी, तो प्रोडक्ट की एंथैल्पी हमने नीचे दिखाई, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट की एंथैल्पी हमारी कम है, तो ये इसका ग्राफ हो जाता है। यहाँ पर जो लेते हैं हम वो लेते हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ये तो हो गए इनके बीच में ग्राफ। अब तीसरी कंडीशन है कि हमारी ये केस थर्ड में क्या है कि अगर हमारी
जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उनकी एंथैल्पी दोनों की सेम हो जाए, मतलब एच ऑफ प्रोडक्ट या एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तब क्या होगा, हमारी जो चेंज इन एंथैल्पी होगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 0। तो ये हमने दिखा दिया, एंथैल्पी हमारी होगी 0। इस कंडीशंस को जो बोलते हैं, हम बोलते हैं थर्मोन्यूट्रल रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड थर्मोन्यूट्रल रिएक्शन। इसको हम थर्मोन्यूट्रल रिएक्शंस बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हीट ऑफ रिएक्शन। यहां से हम जो निकालेंगे वो निकालेंगे डेल्टा एच एंड डेल्टा यू के बीच में रिलेशन। अब देखो हीट या यहाँ पर हीट की जगह एंथैल्पी भी हो सकता है, ठीक है, आप कंफ्यूज मत हो जाना कि यहाँ पर हीट लिखवाया है और यहाँ पर एंथैल्पी दिया हुआ है। तो ये क्या होगा, हीट ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, मतलब एंथैल्पी के बीच में डिफरेंस जो आएगा प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का, उसको हम बोलते हैं हीट ऑफ या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। दिस इज द difference between the enthalpy of product and reactant ठीक है। देखो हमने पीछे जो निकाला है वो क्या निकाला है, ये डिफरेंस निकाला है। और ये जो कंडीशंस बनाएंगे हमने कि चेंज इन एंथैल्पी क्या होगा, प्रोडक्ट के एंथैल्पी में से रिएक्टेंट की एंथैल्पी को सब तो निकाला है, ठीक है, इसको ही बोलते हैं। बट यहाँ पर क्या है, कंडीशंस दी हुई है कि हमारा टेम्परेचर और प्रेशर हमें पता होना चाहिए, ठीक है। इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं हम डेल्टा एच से। एंथैल्पी को तो देखो इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एच। डेल्टा एच से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी जो यूनिट होती है चेंज इन एंथैल्पी की, वो क्या होती है हमारी, यूनिट ऑफ पी इज इक्वल टू किलो जूल पर मोल। ठीक है, एक यूनिट तो ये होती है और दूसरी हमारी जो होती है किलो कैलोरी पर मोल। देखो अगर एसआई यूनिट कोई पूछे आपसे तो वो होती है किलो जूल पर मोल, ठीक है, एसआई यूनिट। और जो वैसी यूनिट होती है नॉर्मली जो हम लिखते हैं वो किलो कैलोरी पर मोल, ये होती है। जो मैंने आपको जितनी भी एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन कराई है, उसमें जो यूनिट है आपकी, और कुछ जगह किलो जूल पर मोल है वहां पर लिखो, ठीक है। तो अब हम हीट ऑफ रिएक्शंस निकालते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम पर। अब देखो एंथैल्पी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, डेल एच
ये हमारा एंथैल्पी निकालने का फॉर्मूला होता था। अब देखो जो डेल एच था एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, उसको हम डिनोट कर रहे थे क्यू पी से, मतलब ओनली क्यू पी से, ठीक है। अब जब हमने ये जब हम कांस्टेंट प्रेशर पर निकाली थी हमने ये, तो अब जो था हमारा जो ये था डेल एच, वो इसके इक्वल आया था, क्यू पी के इक्वल आया था डेल एच, ठीक है। ये सारी चीजें आपने पहले करी हुई है। देन आफ्टर उसके बाद जब हमने क्यू बी निकाला था, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पर जब हमने एंथैल्पी निकाली थी, तो ये हमारी जो आई थी किसके इक्वल आई थी, यू के इक्वल आई थी। तो अब ये हम यहां पर पुट कर देंगे, तो डेल एच की जगह हम क्या रख देंगे, क्यू, और डेल यू की जगह हम क्या रख देंगे, क्यू बी प्लस पी डेल बी। तो ये हमारी जो थी एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब यहां पर अगर हमारा देखो सॉलिड या लिक्विड हो, तब हम डेल बी, ये जो है इसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं, मतलब इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। अगर हमारा कंडीशंस है, अगर हमारा जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है वो सॉलिड या लिक्विड हो, ठीक है। अब हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे डेल वी को, तो इसको जीरो मान लेंगे, भी नेग्लेक्ट करने का मतलब है इसको जीरो मान लेंगे वॉल्यूम को, और जब इसका वॉल्यूम को जीरो से मल्टीप्लाई, मतलब पीवी हमारा जीरो हो जाएगा, तब हमारा जो है डेल, देखो अगर हर वाली क्वेश्चंस में रखते हैं, ठीक है, पहले लिख लेते हैं कंडीशंस। इफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन सॉलिड और लिक्विड, change in volume will be negligible, ठीक है। इसको हम नेग्लेक्ट, तो हमारा हो जाएगा, और डेल एच जो है अब हमारा ये यहाँ पर डेल एच किसके इक्वल आ जाएगा, हमारा डेल यू के, या फिर क्यू पी किसके इक्वल, हमारा बी के। अगर देखो हमारा रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हमारा गैसेस स्टेट में हो, तब हम ये क्वेश्चंस लिखते हैं, डेल एच बराबर डेल यू प्लस पी डेल बी। तो अब देखो डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस पी, डेल वी क्या है हमारा, डेल वी है यहां पर हमारा वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट माइनस वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, यही तो है ना। इसको हम यहाँ पर देखो स्मॉल आर से नोट कर रहे हैं, उसके पीछे का रीजन है, भी पता चल जाएगा आपको, ठीक है। मर्जी है आपकी, चाहे कैपिटल आर या स्मॉल आर किसी से भी नोट कर सकते हो, इट डजंट मैटर, ठीक है। तो डेल एच बराबर डेल यू प्लस पी। अब डेल बी को, डेल बी क्या होता है देखो, डिफरेंस इन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट एंड डिफरेंस एंड रिएक्टेंट, ठीक है। वॉल्यूम जो है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के जो डिफरेंस होगा वो हमारा डेल बी, चेंज इन वॉल्यूम हो जाएगा। तो अब देखो
हमारा ये क्या हो जाएगा, डेल एच इज इक्वल टू, ठीक है, ये तो हो ही गया। चलो अब यहां पर अगर हम पी डेल वी, जो ये इक्वल हो गया हमारा प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट माइनस वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट, ये इसके इक्वल हो गया। अब देखो हमें पता है पड़ी हुई है, ये किसके इक्वल होते हैं, पीवी इक्वल टू एन आर टी, ये होती है ना। तो प्रेशर वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड गैस कांस्टेंट एंड टेम्परेचर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट ये किसके इक्वल हो जाएगा, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड आर टी। देखो इस वजह से हमने इसको स्मॉल आर से डिनोट किया है, क्योंकि देखो गैस कांस्टेंट को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, तो ये भी हमारा कैपिटल आर हो जाता और ये भी हमारा कैपिटल आर हो जाता, तो इसमें हमको कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए हमने इसको स्मॉल आर से डिनोट किया है, ठीक है। तो अब पी डेल वी को हम यहां पर, अब ये देखो ये क्या हो गया, पी मतलब प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट एंड वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट माइनस प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट। अब यहां पर जो इसकी जगह प्रोडक्ट की जगह क्या हम ये लिख सकते हैं, एंड यहां पर इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, तो तब हमारी इक्वेशंस क्या हो जाएगी, P del B is equal to N moles of product R T minus moles of reactant R T। ये देखो इसको स्मॉल आर से हमने डिनोट कर दिया, ठीक है। तो ये बन गई हमारी एक इक्वेशन, इसको हम इक्वेशंस मान लेते हैं ए। ठीक है, अब उसके बाद देखो एक का और रह गई यहाँ पर, डेल एच बराबर डेल यू प्लस पी डेल बी, इसको हम इक्वेशन मान लेंगे फर्स्ट। उसके बाद अब देखो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड ये करो। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या आती है हमारी, डेल एच बराबर डेल यू प्लस पी डेल वी। अब यहां पर हम P डेल V की जगह क्या N R T ये पुट कर सकते हैं, क्योंकि PV इज इक्वल टू होता है NRT, ठीक है। तो हम यहां पर डेल H की जगह जो है डेल H इज इक्वल टू डेल U और P डेल V की जगह हम पुट कर रहे हैं NRT, ओके। अब देखो डेल एच हमारा किसके इक्वल था, एट कांस्टेंट प्रेशर चेंज इन हीट के, एंड ये इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल आया था, क्यूबी के, और ये हमारा चल रहा, तो अब देखो ये जो रिलेशन होगा, इस रिलेशन को हम बोलेंगे, एक मिनट